हम लोग भाग 3 पढ़ रहे थे ना, शायद अनुसूचियां कंप्लीट कर ली थी। और जितना मुझे याद है हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे। लास्ट हमने पढ़ा था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस 5 में क्या था? सबसे पहली चीज नागरिकता। और 10 में क्या था? नागरिकता को बनाए रखने का कोई प्रावधान, भाई किस कंडीशंस में क्या रहेगा, है ना। 11 में क्या था? नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो आगे जाके 1955 में पूरी तरह से लागू होगा कंडीशंस के साथ। और अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 10 जनवरी को लागू हुआ। ये मैंने शायद एक्सप्लेन कर भी दिया था। इस 5, 6, 7, 8, 9 में से हमें अच्छी तरह पता है 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले, और यहाँ भारत से पाकिस्तान जाने वाले, इसमें विश्व के अन्य भागों वाले, और इसमें एक नागरिकता। ये सारा हमने किताब से भी पढ़ लिया था क्या? नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, आज इसके आगे बढ़ेंगे। अब सब लोग बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12 से 35 इसको आप कहते हैं, ये संविधान का भाग 3 है और इसमें आपके मौलिक अधिकार लिखे हैं। और ये आपने अमेरिका से सीखे, अमेरिका के राइट्स को देख के आपने लिख लिया। ये मैं बहुत डिटेल से भी पढ़ाऊंगी, पर अभी क्योंकि ना एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में, फिर अपने आप में एक चैप्टर है ये, तो आज सिर्फ मेन बात करेंगे, फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। हम 12, 13 हर एक के बारे में हल्का फुल्की सी बातचीत आज कर लेंगे। सबसे पहले 12 में है राज्य की परिभाषा। आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स राज्य की परिभाषा बताते हैं, एक 12वां और एक 36वां। लेकिन 36वें में लिख दिया कि राज्य का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 12 में है। तो अगर कहें किस में परिभाषा है तो आप कहोगे 12 में परिभाषा। 13 में लिखा है कि अगर आपके मौलिक अधिकार गड़बड़ हो, मतलब कुछ गड़बड़ हो, तो आप इसके लिए जो है ये कहाँ जा सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट। यानी आपके ये वाद योग्य हैं, इन पे बहस छिड़ सकती है, बहस की जा सकती है। तो 12, 13 का आपसे मुझसे कोई एज सच लेना देना नहीं है, फिर भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद स्टार्टिंग होती है जो मुझे और आपको बहुत प्रभावित करने वाली है, क्योंकि अब आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल हैं जो इक्वालिटी की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे। 14 कहेगा हम सब विधि के सामने या कानून के सामने बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे औरत आदमी क्राइम कोई भी करेगा तो सबके लिए सजा एक है। ऐसा नहीं कि महिलाओं का मर्डर माफ हो जाएगा, कि महिलाएं मर्डर कर रही हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी मर्डर करेगा तो बराबरी रहेगी, ठीक है। विधि के सामने, कानून के सामने आप बराबर हैं, पहला पॉइंट। 15वां कहता है आप कहीं भी पैदा हुए, कोई भी आपकी जाति रही, आप किसी भी धर्म के हैं, सब में समानता बरती जाएगी। वो कानून की समानता की बात करता है, ये हर जगह की इक्वलिटी की बात करते हैं। यानी आप हर जगह कहीं भी जन्म ले, किसी भी जात पात में, किसी भी धर्म में, आप फिर भी बराबर। ये सब ना बराबरी की बात करेंगे, कहीं कहीं पर बराबरी। तो वो कानून के सामने ये जन्म स्थल, लिंग, जाति और इस तरह की बात करेगा, कहीं भी रहेगी बराबरी। 16 कहता है लोक नियोजन, यानी अगर आपको कभी इस देश की नौकरी करने का मौका मिले, लोक नियोजन के अवसर मिले आपको, भाई आपको पुलिस में, बैंक में, रेलवे में, कहीं भी नौकरी करने का अवसर मिले, तो आपके साथ बराबरी का व्यवहार रहेगा। आरक्षण की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो 16 के 4थे भाग में मिलेगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ एक आइडिया, क्योंकि ये चैप्टर है अपने आप में। तो लोक नियोजन के अवसर में हम बराबर हैं, हम स्थान, जाति, धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर हैं, कानून में बराबर। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, जिसको आप पुराने टाइम में कहते थे छुआछूत। बहुत बुरा हाल था इस देश में, और जाति पाति का तो ऐसा हाल था कि लोग मर्डर भी कर देते थे, किसी छोटी सी जाति के आदमी कुछ समझते ही नहीं थे। इसका पूरी तरह से अंत कर दिया गया। और 18 ने उपाधियों का अंत कर दिया। इन उपाधियों में कहा एकेडमिक्स वाली चलती रहेंगी, और अगर भारत सरकार कोई देती है, जैसे कि भारत रत्न
पद्मश्री, पद्म विभूषण, भूषण, तो भारत सरकार द्वारा प्रदान जो इस तरह के होंगे ना, भारत सरकार द्वारा, वो भी मान्य होंगे। डॉक्टर, डी.लिट, पीएचडी, ये भी मान्य होंगे। इनको ये नहीं कि भैया अलग है, ये दोनों चीजें आपकी अचीवमेंट दिखाती हैं। लेकिन सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राय साहब, ये आपकी चाटुकारिता पे भी मिल जाती थी। बिना लायकियत के आप अगर उनके चमचे हैं तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको चमचे होने से ये डी.लिट की, पीएचडी की उपाधि नहीं मिलेगी, इसलिए वो चलेंगी, बाकियों का अंत कर दिया। ये सब इक्वलिटी की बात करते हैं, बराबरी की। 14 से लेके 18। इसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमें तरह तरह की दी गई है और ये एक्सप्लेन है 19 में, 20 में, 21 में और 22 में। 20, 19, 21 सब बहुत बड़े डिटेल हैं। चैप्टर पढ़ेंगे जब हर एक की बात करेंगे, अभी सिर्फ बात करते हैं मोटी मोटी। ये बात करता है आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कुछ भी बोलो, लेकिन वो देश हित में होना चाहिए, देश विरोधी ना हो, दंगे भड़काने वाला ना हो, कोई इस तरह का मैसेज ना दे जिससे कि हमारी बेइज्जती हो देश की या इंसान की। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर कुछ लिमिटेशंस में, जैसे अधिकारों का गलत यूज नहीं करना, ये हमें ध्यान रखना है। 20 कहता है जब तक किसी आदमी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको दोषी करार नहीं दिया जाएगा। केस चलेगा और अगर सही उसने कुछ नहीं किया गलती तो फिर बाद में वो बरी कर दिया जाएगा। इसमें कुछ प्रावधान और भी हैं। एक आदमी को एक काम के लिए, एक गलती के लिए एक बार सजा मिलेगी, जब उसने क्राइम किया उस टाइम की सजा मिलेगी और अपनी मर्जी के वकील से वो सलाह ले सकता है। यानी अपराध करने के बाद तभी तो दोष सिद्ध करने के लिए केसेस चलते हैं, वरना तो ऑन द स्पॉट ही ना आपके देश में न्याय हो जाए। ये आर्टिकल 20 अपराध की दोष सिद्धि जब तक नहीं होगी तब तक किसी को दोषी नहीं मानता। 21 कहता है आप और मैं व्यक्तिगत रूप से आजाद हैं, जिसका जो मन करे इस देश में अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकता है, पर इसमें भी कंडीशंस हैं। जो मन करे का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत कर सकते हैं, आपको लिमिटेशंस का ध्यान रखना है। सोसाइटी के कुछ नियम हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनका ध्यान रखो। हाँ, इतना जरूर है, देश पे कोई भी आपदा आए, संकट आए, परेशानी आए, कोई तुम्हें बेड़ियों में नहीं जकड़ेगा। अगर तुम गलत कोई भी काम करोगे तो पुलिस पकड़ेगी, अदरवाइज नहीं। आप व्यक्तिगत तौर पर आजाद हैं, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। 21 के बाद 21A भी हमने देखा था, बाद में ऐड कर लिया था, जिसमें कि RTE, राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 या कह लीजिए 2009 का अधिनियम था, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों को। ये 86th अमेंडमेंट 2002 में, लेकिन लागू होने में लग गए और 8 साल, 1 अप्रैल 2010। इसके बाद 22वां कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब अगर किसी आदमी ने अपराध नहीं किया लेकिन कंफर्मेशन है कि ये बहुत बड़ा संगीन कोई अपराध करेगा जिसमें आतंकवादी टाइप की गतिविधियां होती हैं, इनको बिना अपराध किए भी पकड़ के और पुलिस इन पे कार्यवाही कर देती है। बेसिकली बड़े अपराध को होने से रोकना। ऐसा नहीं कि किसी की मोटरसाइकिल चुराने कोई जा रहा है उसको पहले ही पकड़ लेंगे, 22 में आ जा तू अंदर, उसको नहीं पकड़ेंगे। 22 में तो बहुत बड़ा कोई क्राइम, भाई देश उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन उड़ाने की प्लानिंग, तो बहुत बड़े तादाद पे बिना क्राइम किए पुलिस पकड़ लेती है। जो ऊपर था ना उसमें आदमी ने अगर क्राइम नहीं किया, छोटे, यहाँ बिना क्राइम के पकड़ लेगी पुलिस, फिर उससे सारी वो पुरानी बातें और कहाँ उसके लिंक्स हैं, ज्यादातर ये मान के चलो जो ये बड़े लेवल के आतंकवादी टाइप के हैं ना उनके लिए मेन है ये 22 वाला। तो ये आम आदमी को यूज नहीं करना पड़ता। ये दूसरा अधिकार पूरा हुआ। अब 2 अधिकार हैं जिन्हें आप कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध में आर्टिकल 23 और 24। 23 कहता है कोई जबरदस्ती आपको काम पे नहीं लगा सकता, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता, कोई बलात् श्रम नहीं करा सकता आपसे। यानी आपको अपनी आजादी है, भाई तुम्हारा मन करे कमाओ खाओ, कोई जबरदस्ती की नहीं, तुम्हारे दादा परदादा ने मेरे यहाँ नौकरी कर रखी है, तुम्हें मेरा यहाँ नौकर बन के रहना है, ये नहीं चलेगा। यानी जबरदस्ती का, बलात् का श्रम नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते कि तुम्हारे दादा की पुराने पैसे लिए हुए तुम्हें काम करके उतारने। अब ये गलत है, ये इलीगल है। तो आर्टिकल 23 आपको
आजादी देता है कि तुम कमाओ खाओ तुम्हारी मर्जी है। 24 कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक काम पर नहीं लगाना, न किसी खदान में और न ही कहीं ऐसी जगह जहां की विस्फोट हो जाए या बच्चे बम बनाने की फैक्ट्री में या ऐसी फैक्ट्रीज में जिनमें कि उनकी स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत पैदा हो। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों का ध्यान रखने के लिए कौन सा आर्टिकल है? और हम सबको कोई जबरदस्ती काम पे ना लगाए, बेगारी ना कराए, इसके लिए 23। ये किसके विरुद्ध बात कर रहे हैं? शोषण के विरुद्ध। यानी 3 तरह के अधिकार हुए, पहले समानता, फिर स्वतंत्रता और अब शोषण। अब इसके बाद स्टार्ट होता है 25, 26, 27, 28। ये बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की। सबसे पहले 25वां कहेगा जिसका जो मन करे धर्म अपनाओ, जिसका मन करे धर्म बदलो, लेकिन जबरदस्ती अगर कहीं पे धर्म परिवर्तन कराया गया तो फिर पुलिस बीच में आएगी। यानी आप अपनी मर्जी से धर्म को जिसको चाहे अपनाएं या जिस चाहे उस धर्म में अपना परिवर्तन कर लें। कोई भी इंडिया में महिला या कोई भी आदमी अपनी मर्जी से धर्म कभी भी बदल सकता है, उसकी पर्सनल मर्जी है, पेरेंट्स नहीं चाहे तब भी बदल सकता है। तो ये धर्म परिवर्तन आपकी मर्जी, जो मन करे, ऐसा नहीं जबरदस्ती, जो मन करे उसको अपनी मान्यता दिखाओ, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। इस धर्म में जितनी चीजें कंपलसरी हैं वो करो। अब जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऐसे हिजाब टाइप पहनते हैं ना, काले कपड़े, उनकी मर्जी। और क्या कहते हैं उसको, बुर्का, बुर्का, कितना सबको पता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद सिख लोग जो है वो देखो पगड़ी पहनते हैं, उनको कोई मना नहीं करता। और अगर आपका कोई इस तरह का पहनावा कानून के बीच में आता है तो लिनियंसी भी है। आपने देखा होगा जो बाइक पे ये सरदार जो जाते हैं ये पगड़ी नहीं के बाद नहीं पहनते, ये तो ये थोड़े कि उसके ऊपर भी हेलमेट पहनते हैं, कोई नहीं पहनता ना। उनको उतनी आजादी, क्योंकि वो उसको किससे जोड़ के देखते हैं अपने। तो 25 ने बहुत आजादी दी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जिसका जो मन करे अपनाओ। 26 कहता है अपने धर्म को चलाने के लिए तुम्हें क्या बनानी पड़े, संस्था। तुम्हारी मर्जी बना लो, लेकिन तरीके से जमीन एक्वायर करना, तरीके सलीके से उसमें पैसा लगाना। तुम जानते हो राम मंदिर के लिए पूरे देश में कवायद चली हुई पैसे इकट्ठे करने की। जबरदस्ती नहीं ले रहे, वो आपके घर आते हैं, आपका मन करे 1 रुपया दे दो, 11 दे दो, 21 दे दो, 51, 101। 101 रुपए के बाद पर्ची मिलने लगती है, रंगों की पर्ची है ना वो, 1100 की अलग रंग की, 1000 की अलग, 11,000 की। फिर मेरे ख्याल यूं है 11 से ऊपर देंगे तो चेक से देना पड़ता है, कुछ इस तरह का प्रावधान है। तो वो जो मंदिर बन रहा है उसके लिए लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दान कर दिए, करोड़ों रुपए आ गए। वो करोड़ों रुपए क्यों दान कर दिए, उनकी मर्जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका धर्म बढ़े और वो कोई भी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर आके कहेंगे नहीं 1000 रुपए निकाल वरना तू पिटेगा, ऐसा नहीं है ना। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं देता पैसे, मत दो। वो बिल्कुल बदतमीजी करके आपसे पैसे ऐंठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको आजादी है। आपका मन करे आप संस्था में जाएं ना जाएं, आपकी मन मर्जी है। 28 पहले बता देती हूँ और 27 भी चलो। 27 कहता है कि कोई किसी तरह का जबरदस्ती का टैक्स तुमसे नहीं वसूल सकता। जैसे पहले क्या था, जजिया भरना पड़ता था ना। अब राम मंदिर से एग्जाम्पल लो, जबरदस्ती है या मनमर्जी है? मनमर्जी है। जिसका ना मन करे वो नहीं मांगेंगे, आपका मन करे आप दे दो। आज की डेट में आपको कोई कर जबरदस्ती नहीं देना जो धर्म से जुड़ा हो। देना है आपको जीएसटी, आपका ना मन करे तब भी जीएसटी भरना है, इनकम टैक्स भरना है, लेकिन धार्मिक कोई कर आपके देश में नहीं है। संविधान ने आपको आजाद कर दिया, ना जजिया लगेगा ना कोई हिंदुओं वाला कर। 28 कहता है आप किसी स्कूल में, आप किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जबरदस्ती बच्चों को धर्म के पक्ष में, भाई मैं भाषण दे रही हूँ हिंदू धर्म के ऊपर, तुम सारे सुनो ही सुनो नहीं तो तुम पिटोगे, हमारी मर्जी हम नहीं सुनते। यानी आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन में जबरदस्ती किसी को कोई धार्मिक पाठ सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। चाहे वो गीता का पाठ आप करवा रहे हैं, चाहे आप रामायण महाभारत का, या आप ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, 2 चीजें आपकी धार्मिक में नहीं आती, एक जनगण मन और एक वंदे मातरम। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा तमिलनाडु हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। उनके अलावा ओम भूर्भुवः स्वः आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, क्योंकि वो हिंदू धर्म के वेदों के अंश में से है। अस्तु मा सद्गमय ये प्रेयर है, जबरदस्ती में आप इसको भी नहीं। लेकिन इन दोनों चीजों को कहा गया कि जबरदस्ती में भी गानी पड़ेगी। कौन कौन सी? जनगण मन और वंदे, क्योंकि वो किसी धर्म विशेष की नहीं है, वो आपके देश की हैं और यहाँ रहते हो, यहाँ का खाना खाते हो, इस मिट्टी में तुम रह रहे हो, तो ये जिम्मेदारी है कि वंदे मातरम तुम्हें जब गाना पड़े तो तुम गाओ, और जब जनगण मन गाया जाए तो तुम गाओ, चाहे तुम किसी धर्म के हो। किस पे? नहीं, मदरसे में नहीं, मदरसे तो एक अलग, उसमें इससे आगे पढ़ाऊंगी। अब
28 तक समझ में आ गया? अब 29 और 30 की बात करेंगे, जो इन्होंने मदरसे की बात की। किसके लिए है वो? अल्पसंख्यक। आप अच्छी तरह जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को नहीं कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने बताया आपके मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध और जैन और पारसी, ये आपके सारे के सारे माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी की परिभाषा किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट। तो कह दिया अगर इन लोगों को 29 और 30 की मैं बात करूं, इन लोगों को अपने धर्म, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपनी वेशभूषा, अपना रहन सहन, सब कुछ जिंदा रखने का अधिकार है। और ये अपने कल्चर को सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में आ गए मारने की जरूरत नहीं है। इसके चलते आप मदरसे खोलो, आप सिखों के लिए कुछ भी बनाओ, बौद्धों की कुछ भी, अपने ये होते ना मोनेस्ट्री वगैरह, इस तरह का कुछ भी बनाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा। क्योंकि आप किस कैटेगरी में आ गए? तो अल्पसंख्यक से ही जुड़े हैं ये मदरसे और मोनेस्ट्री टाइप की चीजें। कोई जैन धर्म के मंदिर बना रहा है, तुमने कभी देखा हो तो देखो जीटी रोड पे भी गुप्ती धाम करके, वो जैनियों का ही तो है। इस तरह के बहुत सारे बौद्धों के, जैनियों के, हिंदुओं के, सबके मंदिर हैं। लेकिन हिंदू इसमें मत बोलना, क्योंकि क्या शब्द लिखा है? तो अपने कल्चर के लिए तुम मदरसे में कुछ भी पढ़ो, कुछ भी गाओ, यहाँ जनगण मन या वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन मदरसा कोई प्रॉपर स्कूल नहीं होता। मदरसे में कोई ये मैथ्स, एबीसीडी और ये सब नहीं पढ़ाता। उसके लिए अगर तुम चाहे मुस्लिम हो, चाहे तुम बौद्ध हो, जैन हो, अगर तुम नॉर्मल स्कूल में भेज रहे हो तो इस स्कूल में जाके बच्चे को वंदे मातरम गाने से तुम नहीं रोकोगे, और न ही जनगण मन से, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये भारत से, किसी धर्म विशेष के नहीं है। मदरसे में कोई नहीं गाएगा, और ना वहां आपकी चलेगी कि यहाँ गाओ, क्योंकि मदरसा इस कल्चर को अपने, जिससे किससे जोड़ के हम देखते हैं? अल्पसंख्यक। उनकी मर्जी, वो कुछ भी गाएं जैसी अपनी, चाहे वो हदीस पढ़े, चाहे वो शरीयत पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ये? अभी कब की बात है? अच्छा, फिर मैं उसको पढ़ के बताऊंगी प्रॉपर, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि क्यों किया। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वाले, ये लोग थोड़ा सा अलग है कल्चर में, हमें इतना तो पता ही है ना। तभी देखो इनके लिए अनुसूची 5 और 6 में प्रावधान था। ये जब भारत का हिस्सा बना था ना असम, तो बहुत ज्यादा लोग इस उसमें थे कि भाई हम इंडिया से रिलेटेड नहीं है, हमारा ओरिजिन अलग देश के रूप में कर दो, क्योंकि हम चाइना, तिब्बत, नहीं कहाँ कहाँ का मिक्सचर है। इसलिए बहुत सारे नियमों को नॉर्थ ईस्ट में फॉलो करवाने में दिक्कत आती है। जो तुम कॉन्सेप्ट कह रहे हो, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल से पहले पढ़ूंगी, तब मैं बता पाऊंगी। ठीक है, 1-2 दिन में बताती हूँ उसको। 29-30 तक समझ में आ गए? बस एंड पे आ गए हम। 31 में पहले लिखा था, अब वो तुम्हारे काम का नहीं है। इसमें क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें कि संपत्ति के अर्जन का, उसको बनाए रखने का टाइप का अधिकार थे। अब ये सब हट गया, और ये कहाँ चला गया? अब ये 300A में। किस भाग में चला गया? ये 12 में। पहले 3 में था, अब ये भाग 12 में, यहां से हटा दिया, मौलिक अधिकारों में नहीं है। 32 कहता है जितना अब तक हमने सब सुना, ये सब कोई तुमसे छीने, कोई सिखों को पगड़ी ना पहनने दे, कोई जैनियों को संथारा ना करने दे, प्रथा संलेखना, या कोई किसी भी कम्युनिटी को परेशान करे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे, तो सीधे एक रास्ता खुलता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इतना फालतू नहीं है कि तुम्हारे मामले देखे, लेकिन अगर वो मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हो तो प्रायोरिटी बेसिस पर तुम्हारा ही केस देखा जाएगा, सब कामों को छोड़ के। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप ये प्रूव कर पाए कि वो मौलिक अधिकार का मामला है। फिर भी अगर है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। अगर आप कहो कि जी मैं तो केरल में रहता हूँ और मेरे मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है, मैं तो दिल्ली कैसे जाऊं, तो आपके लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है 226 में। एर्नाकुलम में आपका हाई कोर्ट है, केरल के केरल में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहली प्रायोरिटी पर सुप्रीम कोर्ट लिखा है, उसके बाद फिर ऑप्शन में केरल, मतलब 226 के तहत हाई कोर्ट का भी मेंशन किया गया। तो हमने देखा 12 से 32 तक की चीजें। इसके बाद 3 बच गई, 33, 34, 35। ये तुमसे और मुझसे जुड़ी नहीं है, लेकिन है हमसे ही, देश से जुड़ी। 33 कहता है अगर देश में सब मौलिक अधिकारों की डिमांड करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी भी कह दे कि हम भी 6-6, 8-8 घंटे काम करेंगे, आपका मौलिक अधिकार है ना 8 घंटे से ज्यादा काम ना करें आप। आपको अगर कोई 15 घंटे काम पे लगाता है ना, तो आप कह दो जी हमसे बलात् श्रम करवा रहे हैं, और हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे?
एक दिन में आपको 8 घंटे काम करने का की ड्यूटी है। 8 के ऊपर आप ओवर टाइम अपनी मर्जी से करते हो, जबरदस्ती नहीं करते। आपका मन करे पैसे के लिए मैं काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ तो करो। अब कोई जबरदस्ती कहे कि उसी सैलरी में 18 घंटे काम करना है तो करो, नहीं तो निकलो, तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। अब संसद कहती है कि इस तरह की बातें देश पे चलती हैं, लेकिन जितनी ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है ना, इन पे मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। इन्हें कई बार ना 48-48 घंटे एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है, कोई ब्रेक नहीं होता, बैठना नहीं होता, खाना नहीं मिलता। मतलब हार्श कंडीशंस में, मुश्किल से भरी परिस्थिति में ये कभी डिमांड नहीं कर सकते कि हमारे मौलिक अधिकार क्यों छीने गए। आप जानते हो इन लोगों की छुट्टियां भी नहीं होती। जैसे हम सबकी तो मौलिक अधिकार है ना, हमें छुट्टी मिलेगी, अवकाश मिलता ही मिलता है। आप किसी नौकरी में चले जाओ, संडे को छुट्टी है, लेकिन इन लोगों की छुट्टियां नहीं होती सालों साल भी। कई बार ऐसा होता है कि 1 साल से लड़का अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि छुट्टी उसकी अलाउ नहीं हुई। इन लोगों के ऊपर क्या लागू नहीं होते? ऐसा लिखा है संविधान में कि संसद जब नियम चाहे बदल सकती है। 34 कहते हैं अगर आपके देश में मार्शल लॉ लागू है, जिसको आप कहते हैं सेना का कानून, सेना का कानून, तो भी आपके देश में मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इनसे जुड़े हैं ये, आपको परेशानी नहीं होगी ज्यादा। लेकिन मार्शल लॉ की कंडीशंस को किसमें एक्सप्लेन कर दिया? 34 में। 35 कहता है संसद चेंज कर सकती है सब चीजों में, यानी मौलिक अधिकारों से मुद्दे में भी सबसे ऊपर कौन मानी जाएगी? और आप एग्जाम्पल देख लो, आपकी प्रॉपर्टी का राइट उठा के कैसा बना दिया? कानूनी अधिकार। यानी संसद की इंपॉर्टेंस दिखाई दे गई आपको 33, 34 और 35 में। क्या ये समझ में आ गया? 12 से 35 तक भाग 3 है मौलिक अधिकार। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसको फटाफट से टिक करना। पेज नंबर 40 देखना, हमने 41 पे आ गए थे शायद। अच्छा, पढ़ना रहता है हमारा ना। हाँ, हमने समझ तो बहुत बार लिया। पेज 40 पे फटाफट से नीचे पहुंचो। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, यही था ना स्टार्टिंग में। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कौन सा भाग होगा ये? भाग 1 लिख लो यहां, भाग 1 पास इसके बड़ा बड़ा लिख लो, भाग 1 फटाफट टिक करना। अनुच्छेद 1, संघ का नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है तुम्हारा? इंडिया, दैट इज भारत। 2 नाम है, हम हिंदुस्तान नहीं है ना, हम भारतवर्ष। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र पढ़ लो आगे। ये उपबंधित करता है, मतलब लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। डबल अंडरलाइन कर लो, इंडिया राज्यों का संघ। इंग्लिश में भी टिक कर लो, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या हमारी स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग हो सकती हैं? अगर ऐसा प्रावधान हो ना तो इंडिया बचे ही ना, सब अलग होके बैठ जाएं। नेक्स्ट टिक करना। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये नए राज्य अपने में से या बाहर से? हाँ, यहाँ लिख लो, ये लिखो एरिया न्यू होगा, हमारे एरिया में से नहीं है ये, एरिया न्यू होगा। जैसे हम चीन से छीन लें, पाकिस्तान से, भूटान से, बांग्लादेश से, ऐसा कभी होगा तो नहीं, पर तुमने लिख रखा है। अगर ऐसा हुआ तो आर्टिकल 2 के तहत हम उसमें प्रावधान मानते हैं। अगला टिक कर लो। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण। अब ये निर्माण कैसे करोगे? अपने में से। प्रवेश मतलब था बाहर से, निर्माण मतलब अपने में से। टिक कर लो। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। यहां लिख लो पुरानों में से निर्माण, बाद में ये याद नहीं आता। जहां लिखा है ना नए राज्यों का निर्माण, यहां लिख लो पुराने में से, यानी 32,87,263 में से ही बना रहे हो। ऊपर वाले का मतलब था बाहर से ऐड कर रहे हो। क्या संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है? वो राज्य कहे मैं तो नहीं बदलता, तो भी बदलना पड़ेगा, संसद बड़ी है। पढ़ लो। इसके अंतर्गत संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण, किसी वर्तमान राज्य का क्षेत्र बदलना, सीमा बदलनी, नाम में परिवर्तन। यहां लिख लो राज्य ना चाहे तो भी। तो ये इससे दिखता है कि देश ताकतवर है, आपका राज्य नहीं। राज्य ना चाहे तो भी। वैसे जबरदस्ती किसी के साथ ये संसद ऐसे नहीं करती कि तेरा नाम बदल के ही रहेंगे। जनरली क्या होता है तरीका बदलने का? राज्य खुद कहता है कि मुझे नाम बदलवाना है, फिर वो उनको कहता है, फिर उन्हें ठीक लगता है। कई साल लगते हैं इसमें, ये मनमर्जी नहीं होती ऐसे। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल का नाम बंगाल करवाया, असम का नाम असोम करवाया ना, ऐसे नाम बदलते हैं। उड़ीसा का चेंज हुआ, पौंडीचेरी का चेंज हुआ। पीछे कहते हैं हरियाणा को ना करवा दें, फिर लोगों ने कहा यहाँ बोलने वाले तो फिर भी नहीं सुधरेंगे, बोलेंगे हरियाणा ही, तो इसलिए मत बदलवाओ, चलने दो। नागरिकता देखो, अनुच्छेद 5,
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, टिक कर लो, नागरिकता जब संविधान लागू हुआ तो 5 और 10 तो नागरिकता की ही बात करते हैं। छठा पढ़ना, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन मतलब आने वाले, पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 में पाकिस्तान को जाने वाले, प्रव्रजन मतलब वहां जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। तो पहले अपनी तरफ आने वालों की बात करें ना, फिर जाने वालों की। मैंने आपको समझाया था कि 6 महीने में कितनी चीजें बदली। मार्च में माउंटबेटन आया था, उसने फिर वो जुलाई में देखो भारत पाक विभाजन संबंधी 3 जून को पेश की थी, फिर जुलाई में विधेयक पे विचार हुआ था। तो ये बहुत लंबे महीनों तक चला। 6 महीने में क्या शादी ब्याह बिल्कुल नहीं हुए थे ना। किन्हीं की बेटी की शादी पाकिस्तान साइड, किसी के बेटे की शादी, तो उनके लिए प्रावधान थे। पहले तुमने कहा वहां से हमारे यहाँ आने वालों का हम ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ से वहां जाने वालों का। तो 6 और 7 दोनों पाकिस्तान के। वो पूछे पाकिस्तान से भारत आने वालों का आर्टिकल और यहाँ से जाने वालों का 8वां पढ़ लो। भारत के बाहर, अंडरलाइन कर लो, बाहर तो विदेशों की बात करते हैं 8 में, रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 9वां पढ़ लो, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी जो किसी और देश का सिटीजन बन गया वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। 10वां टिक कर लो, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 5 में क्या था? नागरिकता का अधिकार, और 10 में क्या है? अधिकार बना रहना। 11वां टिक करना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। पढ़ लो, संसद ने इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, अंडरलाइन कर लो, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, और इसी 55 वाले में अमेंडमेंट करके क्या आ गया? CAA। ऊपर लिख लो, एक लाइन में लिखो CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऊपर लिख लेना साफ सी एक लाइन में, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 10 जनवरी 2020 से लागू। पिछली बार जब ये पेंडेमिक आया तो तुम्हें याद है महिलाएं बैठी हुई थी दिल्ली में, है ना, शाहीन बाग, याद होगा ना तुम लोगों को। फिर वो उठा दी थी जबरदस्ती, क्योंकि क्या आ गया था ये लॉकडाउन। वो शाहीन बाग वाली महिलाएं यही तो कह रही थी कि तुमने किन को छोड़ दिया? मुसलमानों को। किन 3 कंट्रीज से लोगों को कह दिया तुम्हारा वैलिड होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तीनों में किसका बाहुल्य है? मुसलमानों का। चलो CAA लिख लिया। यहाँ क्या लिखा तुमने? कब से लागू हुआ? जनवरी 2020 से। यहाँ लिख लो फटाफट से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पेपर में एक कोई और देश देके कहेंगे CAA किस पर लागू नहीं है, तो तीनों याद रखने हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को छोड़कर, ये लिख लेना, मुसलमानों को छोड़कर आने वाले अल्पसंख्यक, मुसलमानों को छोड़कर आने वाले अल्पसंख्यक लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। मुसलमानों को छोड़कर आने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। तो कौन है भारतीय? इसके मुसलमानों के अलावा जो आएंगे वहां से, सबसे पहले हिंदू, उसके बाद सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। ये सोच लो जिसको माइनॉरिटी कहते हैं ना, उसमें से एक हटा दिया। कौन? जिसको माइनॉरिटी थे मुसलमान हटा दिए, और कौन ऐड कर दिए? हिंदू। इसके बाद मूल अधिकार पे फटाफट से आओ। तो कोई तुमसे पूछे कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पहली बार कब बना था? 1955 में, जिसमें अमेंडमेंट कब हुआ? 2020 में, पिछले साल, इस पेंडेमिक से पहले। कितने देशों के नागरिक बुला लिए? 3। बुलाने का मतलब जो ऑलरेडी बसे हुए हैं यहाँ 14 के हेर फेर में। उसके बाद मूल अधिकार में फटाफट से टिक करना, अनुच्छेद 12 पढ़ लो। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित, अंडरलाइन कर लो, राज्य परिभाषा। और कहाँ है राज्य की परिभाषा? 36, लेकिन पेपर में आए तो 12, पहली प्रायोरिटी पर करना। दोनों आ जाए तो वेल एंड गुड। अनुच्छेद 13 पढ़ लो। यहाँ लिखो न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशरी सिस्टम तुम्हारे साथ खड़ा है अगर तुम्हारा कोई भी मौलिक अधिकार छीने तो, ऐसा लिखा हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे गलत नियम बना दिया। अभी तुमने देखा किसानों ने जब शुरुआत में बहुत सारे काम किए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बयान दिए थे ना। ये क्यों बीच में आ रहा था सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन यानी दोबारा से
पुनरावलोकन, दोबारा, पुनर्अवलोकन, दोबारा सोचें, देखें। कौन कर सकता है इस काम को? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दोबारा देखेगा। अगर गलत कानून बना दिया जो तुम्हारे हक में ना हो तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो बिक जाते हैं ना, रातों रात उनको अपने फेवर में ले लेते हैं, जिस कारण वो बोल ही नहीं पाते। चलो आगे देखेंगे। समानता का अधिकार टिक कर लो, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 फर्स्ट टिक करना, विधि के समक्ष समानता, बस पढ़ लो, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। 15 टिक कर लो, धर्म का, मूल वंश का, तुम किस वंश से हो, जाति का, लिंग का, जन्म स्थान, इसमें कोई भेदभाव नहीं 5 चीजों में, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 16 टिक कर लो, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, डबल टिक कर लो, अवसर, नौकरियों की बात कर रहे हैं। 17 में अस्पृश्यता का अंत, तो अनटचेबिलिटी जिसको कहा जाता था। 18 में उपाधियों का अंत, कौन सी 2 उपाधि चलेंगी? भारत सरकार की और एकेडमिक वाली, वो चलती रहेंगी। 19 पे आ जाओ, वाक स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार। 20 टिक कर लो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में टिक कर लो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी जिसको कहते हैं। 21 का बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010, अधिनियम बना 2009 में। इसके बाद अगला टिक करना 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, डबल टिक कर लो, डिटेंशन। सर्टेन केसेस में कार चोरी, गाड़ी चोरी, इस तरह की चोरी भी आती है क्या? ये बड़े केस होंगे, आतंकवाद, देशद्रोह टाइप के बहुत बड़े केसेस। अगला टिक कर लो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। पहला अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। और इसमें इंग्लिश में देख लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? लोगों को मानव व्यापार करते हैं ना, किडनी निकाल के बेच दी और इस तरह के, ये गलत है। और फोर्स्ड लेबर। 24 टिक कर लो, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। कितने से कम उम्र के बच्चे? 14 साल। धर्म पे आ जाओ, 25 में पढ़ लो, अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, टिक कर लो, प्रबंधन कर लो, इसको मैनेजमेंट बनाओ अपने गुरुद्वारे मंदिर जो मन करे। 27 पढ़ लो, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, टिक कर लो, कर। क्या जबरदस्ती टैक्स इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं। ना जबरदस्ती स्कूल कॉलेज में शिक्षा देनी। पेज नंबर 42 पे देखो, पहला पॉइंट टिक कर लो। 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अंडरलाइन कर लो, ये धार्मिक शिक्षा में कोई जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाएगा। 5वां टिक करना, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कईयों का बातचीत में ध्यान है, फिर यहीं बैठे रह जाओगे कुछ दिन बाद। ये जो स्पीड से कवर हो रहा है ना सिलेबस, ये मैंने अक्टूबर में पढ़ाया था, ये सब कुछ तुम्हें जबानी आना चाहिए। ये इसलिए करा रही हूँ ताकि डिटेल में कोई कमी ना रहे। अब भी जो मूर्ख बातें कर रहा है, बातें ही करता रह जाएगा। आज देखा था सुबह रामनिवास आया था, सर ने बताया होगा, वो सबसे पहला स्टूडेंट था, अब आराम से सेटल हो गया। जिसने सुबह कुछ बताया भी होगा, कुछ वो कह रहा था आज मुझे कोई क्लास लेनी है, पता नहीं क्या पढ़ाने आया था वो। फिर उसने कुछ बताया था तुम्हें? क्या बताया था? दिमाग में? अच्छा चलो, उसने ये नहीं बताया कि मैं क्या बताऊंगा, लेकिन उसने कहा कि सर आज मुझे 15 मिनट क्लास में चाहिए। तो हमारा बहुत पुराना है, सीनियर स्टूडेंट है और फिर पढ़ा लिखा भी है, टीचर लगा हुआ है, तो इसलिए फिर सर ने कहा कि ठीक है। हम में इससे उसने डिस्कस नहीं किया कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या बताऊंगा। एक लड़की भी आई थी शायद आपकी क्लास में नीचे, वो अभी भी पढ़ रही है। वो लड़की जो आई थी ना, तो मैंने नीचे स्टाफ में कहा कि भाई लड़की तुमने बताया क्यों नहीं कि आने वाली है? तो उन्होंने कहा मैम पता नहीं, ये अंदर ही बैठी हुई थी, स्टूडेंट थी। वो लड़की अब तिहाड़ जेल में लग गई है, 40,000 रुपए सैलरी, और अब 2 नंबर में रोज बैठती है पढ़ने के लिए। उसने छुट्टी लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। टीजीटी की वैकेंसी आई थी ना दिल्ली में, उसकी तैयारी कर रही है। 40,000 महीने के मिलते हैं और अब 67 पता नहीं 70,000 के ग्रेड में आ जाएगी अगर पेपर पास कर लेती है। तो वो अब इतनी मेहनती है कि अब फिर दोबारा पढ़ रही है। ये तुम्हारे ही बीच में से है, 2 नंबर में बैठ के पढ़ती है क्योंकि उसका मैथ्स बहुत कमजोर है, वरना वो 3 नंबर के ऊपर लेवल पे आ गई थी। लेकिन एक तो ज्वाइनिंग किए हुए काफी दिन हो गए, तो पढ़ाई से टच छूट गया। दोबारा से आई तो बोली स्टार्टिंग से पढ़ूंगी। ये जो बातें करते हैं ना, इनके लिए बताया जा रहा है। ये मोटिवेशन के लिए बताते हैं कि उन जैसे बनने की कोशिश करो। एक 40,000 ले रही है लड़की, वो 51,000।
जो ये अपना स्टूडेंट था रामनिवास, तो लाइफ सेट हो जाती है। 2 महीने में लाख रुपए आ गए उस लड़के के, इस लड़की के 80,000 इकट्ठे हो गए। खर्चे कम हो जाते हैं, जॉब लगने के बाद खर्चे कम हो जाते हैं और इनकम बढ़ती जाती है। तो वो जीवन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए पढ़ा करो। जल्दी से टिक कर लो। अब 28 पढ़ लिया हमने, जबरदस्ती नहीं बुला सकते। 29 टिक कर लो। अल्पसंख्यक, बस डबल टिक कर लो। अल्पसंख्यक की परिभाषा कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। लिख लो यहां, संविधान नहीं बताता, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिख लो। इसके बाद 30 टिक करना। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, क्या इसमें सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं? नहीं, उनके स्पेशल स्कूल, स्पेशल प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यहां एग्जाम्पल लिख लो, मदरसे, कोई भी स्कूल चलाओ अपना अपनी मर्जी से। अनुच्छेद 31 है या हटा दिया गया? हटा दिया गया। पढ़ेंगे। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, डबल टिक कर लो। संपत्ति 44वां संविधान संशोधन 78 द्वारा निरसित, मतलब सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और किस में चला गया? आर्टिकल 300A भाग 12 लिखो यहां पीछे। अब अनुच्छेद 300A भाग 12 में है आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। हमने सारे भाग भी याद किए थे ना, मेन 17 में क्या था? राजभाषा। आर्टिकल याद है? 343 से 351 तक थे। 352 से 360 क्या थे? आपातकाल। भाग 18। 15 में चुनाव थे ना, 324 से स्टार्ट थे। 148 में क्या था? टैग। और 78 में क्या था? हाँ, संसद नहीं थी 78 में, 79 में थी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध थे। 75, 76, 77, 78। चलो अगला टिक करना। 31 के बाद लास्ट पे आ जाओ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को अंडरलाइन कर लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट टिक करना। 33, 34, 35 में पढ़ो 33 को। भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, अंडरलाइन कर लो, संसद की शक्ति। तो क्या ये सब पे बराबर लागू होते हैं? फोर्सेस पे लागू नहीं होते। बल को अंडरलाइन कर लो। बल का यहाँ लिख लो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात कर रहे हैं, कहीं तुम्हें समझ में ही ना आए कि क्या कह रहे हैं ये। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पे ये लागू नहीं होते, संसद नियम बनाएगी, उनकी छुट्टियां लागू नहीं होती। नेक्स्ट पढ़ना। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि, डबल टिक कर लो, सेना विधि लिखो। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ यानी सेना का कानून, ठीक है, जब लगा हुआ है तब भाग 3 द्वारा अधिकारों पर निर्बंध, रोक लगा देते हैं। 35 टिक कर लो। भाग 3 पढ़ लो के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान। अस्पृश्यता, बलात्श्रम के लिए अंडरलाइन करना, संसद ने, तो संसद की शक्ति है किस आर्टिकल में? 35 में। 12 से 35 क्लियर हो गए सबको? 12 में क्या है? एक एक शब्द आना है। राज्य। 13 में पुनरावलोकन। 14 में विधि। 15 में जाति, लिंग, धर्म। 16 में लोक नियोजन। 17 अस्पृश्यता। 18 उपाधि। 19 में अभिव्यक्ति। 20 में अपराध। 21 में जीने की आजादी। 22 में दोष खास तरह के, आतंकवाद टाइप के। 23 में बलात्श्रम। 24 में 14 साल। 25, 26, 27, 28 धर्म, आजादी, कोई प्रबंधन करो, टैक्स नहीं लेंगे, शिक्षा संस्थान बनाओ। 29, 30 अल्पसंख्यक, मदरसे। 31 में प्रॉपर्टी उठा के भाग 12 में चली गई। 32 में कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट। 33 कहता है फोर्सेस पे मौलिक अधिकार नहीं लागू होते। 34 कहता है मार्शल लॉ में नहीं लगते। 35 कहता है संसद की शक्ति है। चलो बाकी कल पढ़े।